जय हिंद। आइए आज हम आप लोगों को रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, है ना? अच्छा, तो किसी भी अंग को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं क्या? हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, है ना? हेमेटोलॉजी या फिर क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। अच्छा, सेरोलॉजी इसलिए कहते हैं कि रक्त के एक भाग को हम सीरम कहते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? देखा कहीं? सीरम क्या होता है? जब रक्त के से कुछ प्रोटीन्स निकाल ली जाती हैं तो उसी को सीरम कहा जाता है। अभी आगे बताएंगे। तो हम पढ़ लिए कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि रक्त किन दो चीजों से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर बना है ना? तो रक्त दो भागों से मिलकर बना है। रक्त दो भागों से मिलकर बना है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद हम एक और पॉइंट जानते हैं कि जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है। दिख रहा है? पीएच मान कितना होता है रक्त का? पीएच मान का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है 7.4 यानी 7.4 होता है ना? और जब ये 7.4 है तो होगा कैसा? ये इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, अम्ल और क्षार नहीं समझ रहे हो आप लोग? अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, पता नहीं? हाँ, जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो क्षारीय होते हैं, जिनका 7 से कम है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका 7 है वो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। जैसे जल ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। समझ रहे हो? नहीं समझे भी? और उसके बाद एक ये पॉइंट हो गया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं में और पुरुषों में यानी रक्त कितना होता है, लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है। तो आप जान ले, एम का मतलब हो गया मेल में लगभग 4.5 लीटर। कितना? 4.5 लीटर। और फीमेल मतलब हाँ, इसमें होता है 4 लीटर। ठीक, औरतों में लगभग 4 लीटर और पुरुषों में 4.5 लीटर। एक बात और महत्वपूर्ण है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त बनता कहाँ है। देखो यहाँ हम देख लेंगे निर्माण। तो रक्त दो जगह बनता है। एक तो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत। और एक कहाँ बनता है? दूसरा मतलब यकृत में बनता है और अस्थिमज्जा में बनता है। यकृत में और अस्थिमज्जा। ठीक, अब यकृत में कब बनता है, अस्थिमज्जा में कब बनता है? देखो वयस्कों में, वयस्क अवस्था में कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। और भ्रूण अवस्था में यकृत में। अच्छा, भ्रूण क्या है? भ्रूण का मतलब क्या होता है? भ्रूण का मतलब क्या होता है? भ्रूण का मतलब ये कि जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है ना?
जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है तो उस अवस्था में हड्डियां इतनी मजबूत होती नहीं है कि उसकी हड्डी में रक्त का निर्माण हो जाए, इसलिए तब कहाँ बनता है रक्त। लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, है ना, जैसे हम लोग हैं, तो कहाँ बनेगा, अस्थिमज्जा में। अब अस्थिमज्जा क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता है। देखो अस्थिमज्जा क्या है बता रहे हैं। जैसे ये हड्डी है, मान लो एक हड्डी है, हड्डी के ऊपर कैल्शियम और फास्फोरस की परत चढ़ी होती है, पता है आप लोगों को? कैल्शियम और फास्फोरस की परत चढ़ी होती है। इसी के कारण हड्डियां जो है वो कड़ी रहती है, कड़ी कड़ी रहती है ना हड्डी। हाँ, और उसके अंदर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो जैसे जो सीट वाला फॉर्म नहीं होता है, सीट वाला फॉर्म समझ रहे हो कि नहीं? जब आप किसी सीट पर बैठते हैं तो बिल्कुल दब जाती है, दब जाती कि नहीं? किस कारण से, किस कारण से दब जाती है? नहीं पता है? हम बता रहे हैं, वो फॉर्म होता है इसलिए। आप लोग फॉर्म को सोखता कहते हैं, सोखता, सोखता जैसी संरचना होती है हड्डी के अंदर, वही अस्थिमज्जा है। या फिर हम बताएं, जब मान लो कि कोई पाइप हो, है ना, पाइप में मच्छरदानी कूट के भर दी जाए, मच्छरदानी जो आती है उसको कूट के भर दिया जाए किसी पाइप में, तो ऐसे दिखेगी जैसे कि अस्थिमज्जा। तो वही अस्थिमज्जा है, वहीं पर किसका निर्माण होता है? ब्लड का, है ना, रक्त का निर्माण वही होता है। बल्कि कहेंगे कि रक्त कणिकाओं का निर्माण वही होता है। कहाँ? रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक। अच्छा, अब जब रक्त अस्थिमज्जा में बनता है तो रक्त हमारे शरीर में कहीं रुकता भी तो होगा, मतलब इकट्ठा भी तो होता होगा। रक्त कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता, हमारे शरीर में चलता रहता है, लेकिन कहीं इकट्ठा तो होता होगा रक्त। कहाँ इकट्ठा होता है? अब आप लोग सोचेंगे हृदय में इकट्ठा होता है, लेकिन हृदय में इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि अगर हृदय में रक्त इकट्ठा हो गया तो फिर हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तुरंत आदमी की मृत्यु हो जाएगी, है ना। इसलिए रक्त कभी भी हृदय में नहीं रुकता है, हृदय में वो चलता रहता है। हृदय पंप करता है ना रक्त को, पूरे शरीर में घुमाता रहता है। रक्त कहाँ इकट्ठा होता है? एक अंग होता है हमारे शरीर में, मानव शरीर में, जिसको स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। हिंदी में प्लीहा, हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। इकट्ठा कहाँ होता है? प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा। इसको तिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा में। तो रक्त कहाँ इकट्ठा होता है? प्लीहा में, है ना। रक्त कहाँ इकट्ठा होता है? प्लीहा में। और प्लीहा को एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ रक्त इकट्ठा होता है और जहाँ कोई चीज इकट्ठा होती है उसको भंडार गृह कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं। और इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का ब्लड बैंक कौन है? ब्लड बैंक। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा होता है। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा होता है। उसके बाद यहाँ पर डब्लू जो आरबीसी है उनकी मृत्यु होती है। कहाँ? प्लीहा में। प्लीहा में ही अभी आगे हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्र में दफनाया जाता है ना किसी को, तो इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक। अब ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई हैं? अभी नहीं आई? देख लो एक बार। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जानते हो आप लोग? अच्छा, आप लोग सुने हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है। क्या होता है कि हार्ट अटैक में रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है, आप लोग तली भुनी चीजें खाते हैं ना, इनमें ये किससे बनती है? ज्यादातर इनमें तेल होता है, तेल चिकनाई, यही सब तो होता है। तो ये रक्त में जाती है, घुल जाती है और रक्त को चिपचिपा कर देती है, रक्त में चिपचिपा पदार्थ बना देती है, जो हमारी
जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उन्हीं में तो रक्त बहता रहता है, तो उनमें जमने लगता है, उनमें ये जम जाता है और धीरे धीरे मान लो जैसे ये वेन्स है ये, ठीक। अब ये जो चिपचिपा पदार्थ यही कोलेस्ट्रॉल है रक्त का, ये इसमें गया ऐसे इधर और इधर दीवार पर, वेन्स की दीवार पर इकट्ठा होने लगा, हो गया इकट्ठा। अब देखो बीच में रक्त को जाने के लिए जगह कम पड़ गई कि नहीं, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि रक्त बंद हो जाता है, जा ही नहीं पाता है, हृदय को मिल ही नहीं पाता है रक्त। और जब हृदय को रक्त मिलना बंद हो जाता है तब हृदय धड़कना बंद कर देता है, और जैसे ही हृदय धड़कना बंद करता है आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसी अवस्था को, इसी स्थिति को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। समझ गए? तो कोलेस्ट्रॉल, तो एक प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ रहे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब समझ रहे हो? मतलब जो परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षाएं नौकरी के लिए कराई जाती हैं, तो आप लोग सुनते नहीं हैं? हाँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि मतलब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है ना? तो 200 ग्राम यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डीएल का मतलब क्या हो गया? हाँ, डेसीलीटर प्रति डेसीलीटर, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है ज्यादातर, पूछा जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, कितना पाया जाता है? तो एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है ना? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, ठीक है। जैसे महिला, हम इधर लिख रहे हैं, जैसे ये बना रहे हैं फीमेल, मेल पहले लिख दे रहे हैं। मेल मतलब पुरुषों में होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और महिलाओं में होता है, फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक। अब ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अभी बहुत आगे तक आप लोगों को काम देंगे, है ना। अब आइए देखते हैं कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। रक्त परिसंचरण समझ रहे हो? मतलब रक्त का पूरे शरीर में घूमना, रक्त का पूरे शरीर में घूमना क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, है ना। रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, पता है किसी को? विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने की थी। और दूसरा प्रश्न आता है कि रक्त वर्ग की खोज किसने की? कार्ल, इसके खोज करता थे कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो ये विशेष रूप से ये बिंदु आप लोग याद रखेंगे, भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब उसके बाद हम आते हैं रक्त के कार्य। अच्छा, अभी हम आपको बताए हैं कि रक्त जो है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है ना।
रक्त पूरे शरीर में घूमता है और हर कोशिका से, जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, सभी कोशिकाओं को ये पोषक तत्व देता रहता है। मतलब जैसे आंत में हमारे आंतों द्वारा पोषक तत्व अवशोषित किए गए भोजन से, तो वो सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचते हैं? रक्त के द्वारा। रक्त ही उन्हें सभी कोशिकाओं तक ले जाता है ना। तो एक तो काम रक्त का हो गया कि रक्त परिवहन का काम करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी चीज को पहुंचाना, है ना, परिवहन कहलाता है ना। तो एक तो परिवहन का काम करता है। दूसरा, रक्त हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। कोई चीज चल रही है, लगातार कार्य कर रही, तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी, है ना। और ये जब ऊष्मा पैदा होगी तो ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है। मर जाने के बाद जब आदमी की मौत हो जाती है तो आदमी का शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि यही क्रियाएं नहीं होती हैं और रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं चलता है, इसीलिए हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो और एक काम कि रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यानी परिवहन संबंधी जितने भी काम है, एक तो ताप नियंत्रण का काम, दूसरा परिवहन का काम कौन करता है? रक्त ही करता है ना। तो कार्य में हम लिख देंगे ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? रक्त। दूसरा काम, इसका दूसरा काम CO2। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? परिवहन। फिर तीसरा, और क्या कर सकता है? और ये कर सकता वर्ज्य पदार्थों का परिवहन, है ना। वेस्ट पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों का परिवहन। ठीक। और किसका परिवहन? पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों का परिवहन। ठीक। ये रक्त के कार्य हो गए। आया समझ में? अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं, अभी जब हमने बताया था कि रक्त दो भागों से मिलकर बना है, बताए थे ना। तो कौन से दो भाग हैं? एक तो है प्लाज्मा, एक है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं। अच्छा, 55% का मतलब क्या हुआ? अगर शरीर में, देखो समझ लो, इसका मतलब अगर शरीर में 10 लीटर खून है, कितना? मान लो शरीर में 10 लीटर खून है, तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर क्या है? प्लाज्मा। 5.5 लीटर प्लाज्मा और 4.5 लीटर क्या हुआ? कणिकाएं। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताएं, अभी आप लोग समझ नहीं पाए हैं। जैसे आप लोग दाल खाते हैं ना, दाल, अच्छा आप लोग कभी मिक्स दाल खाए हैं? मिक्स दाल नहीं समझ रहे हो? मिक्स दाल क्या होती है? मिक्स दाल मतलब कई दाल इकट्ठे बना लेना। जैसे अरहर की, मसूर की और चने की, मान लो हमने 3 दाल एक में बना दिया। इधर लिख दे रहे हैं, दिख रहा है? इधर दिख रहा है दाल। तो अब जैसे दाल है, तो दाल में आपने मिलाया पानी, और इधर 3 दालें, अरहर, मान लो अरहर, मटर और चना मिला दिया आपने, है ना। तो ये 3 दाल आपने मिला दी है 3 तरह की। ये ठोस होती है कि लिक्विड, यानी तरल? ठोस होती है ना। और पानी जो है ये तो तरल है कि नहीं? तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि प्लाज्मा जो है ये इसका तरल भाग होता है। कैसा भाग होता है? तरल भाग होता है। और ये वाला इसका ठोस भाग होता है। अब जब आप दाल को पानी में मिला के उबाल लेते हैं तो वो भी एक में हो जाता है। लगता है कि पानी दाल सब एक में हो गया है, जबकि होता क्या है? वो
उसमें कुछ भाग तरल होता है, दाल वाला भाग तरल ठोस होता है और पानी वाला भाग तरल होता है। सेम ऐसे ही अगर रक्त को छान लिया जाए तो बहुत महीन कणिकाएं होती हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखेंगी, सूक्ष्मदर्शी से दिखेंगी। रक्त को अगर छान लिया जाए तो कणिकाएं अलग हो जाएंगी और प्लाज्मा अलग हो जाएगा। अच्छा, अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में भी 90% कितना 90% पानी होता है। कितना 90% जल होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं 90% जल होता है। किसमें? प्लाज्मा में। बाकी 10% जो है उसमें प्रोटीन आदि होते हैं, है ना। तो इसमें कई प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 प्रोटीन पढ़ेंगे, है ना। 2 प्रोटीन के बारे में जानेंगे, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये क्या करते हैं पता है? ये रक्त को जमाने का कार्य करते हैं, यानी रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। अगर कहीं हम कट जाते हैं तो रक्त बहने लगता है, देखते हैं आप लोग, जिस स्थान पर कट जाते हैं वहां से रक्त निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद ही रक्त स्वयं ही बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है पता है? क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें? रक्त के लसिका वाले पार्ट में, लसिका वाले वो प्लाज्मा वाले भाग में, रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाए जाते हैं, जो रक्त का तुरंत थक्का बना देते हैं, क्लॉटिंग कर देते हैं। वहां पर जब रक्त का थक्का बन जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है। और एक तत्व इसमें पाया जाता है हिपेरिन। क्या पाया जाता है? हिपेरिन। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ये थक्का, हिपेरिन जो है ये थक्का नहीं बनने देता है, यानी जमने नहीं देता है। अब देखो उल्टा है ना, बिल्कुल उल्टी बात है ना। मतलब ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ये रक्त का थक्का बना रहे हैं और ये बनने नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, अगर ये दोनों थक्का बना देंगे तब क्या होगा? परिसंचरण होगा रक्त का, रक्त खून बहेगा अंदर, चलेगा हमारी नसों में, नसों मतलब सिराओं में और धमनियों में रक्त बहेगा। जब थक्का बन जाएगा कहाँ बहेगा? तो इसी के कारण थक्का, उसमें हिपेरिन मिला होता है, इसलिए थक्का नहीं बन पाता है। समझ रहे हो? लेकिन बाहर कैसे बन जाता है थक्का? जैसे ही रक्त बाहर निकलता है और रक्त के साथ हिपेरिन बाहर आता है और बाहर के ऑक्सीजन के संपर्क में हिपेरिन आता है, वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में हिपेरिन आता है, तुरंत ये मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है ना, निष्क्रिय हो जाता है। क्या? हिपेरिन। इसीलिए रक्त बाहर जम जाता है, नहीं तो अंदर ही जम जाए, रक्त अंदर ही जम जाए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण, लेकिन उसको हिपेरिन बचाए रखता है शरीर के अंदर, इसीलिए रक्त नहीं जमता है। और जबकि बाहर आने पर हिपेरिन, मतलब जैसे शरीर से बाहर निकला रक्त तो हिपेरिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब जब हिपेरिन नष्ट हो जाता है तभी अपना काम दिखा ले जाते हैं, है समझ में? अंदर जितनी देर ये जीवित रहता है ना, ये कहता नहीं करने देंगे, जमाने नहीं देंगे, थक्का नहीं बनाने देंगे, लेकिन अब बाहर क्या करे? बाहर आकर के स्वयं मर जाता है ना। तो ये हो गया। तो प्लाज्मा वाले भाग में 90% जल पाया जाता है और कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मुख्य हैं, और ये दोनों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और जो हिपेरिन नामक तत्व पदार्थ है ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो आपका प्लाज्मा भी इधर हो गया। अब आते हैं रक्त का जो ठोस भाग है। रक्त का जो ठोस भाग है वो क्या होता है? रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त का ठोस भाग रक्त कणिकाएं। और इसमें इसके 3 भाग होते हैं। ये जो कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती इसमें। एक है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्सल, है ना। दूसरा है WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। ठीक। अब आइए देखते हैं कि विज्ञान की भाषा में इनको क्या कहा जाता है। इन तीनों को
विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्सल्स को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? मोनोसाइट। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। आगे देखो, इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। 50 लाख का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इसको 5 मिलियन, है ना। और इनका जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद ये आकार में कैसे होते हैं? ये जो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये आकार में कैसी होती है? गोल। फिर इसमें एक लाइसोसोम होता है, एक कोशिकांग है जिसका नाम है हाँ देखो, लाइसोसोम एक कोशिकांग होता है। इसका काम होता है ये अपने ही कोशिकांगों का भक्षण कर लेता है। अपनी ही कोशिकाओं को क्या करता है? भक्षण कर लेता है, यानी खा लेता है। कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? लाल, हाँ, लाल रक्त कणिकाएं जो ये कोशिकाएं हैं, इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब कि ये कोशिकाएं जब मर जाती है तो इनको खाने वाला कोई नहीं रहता है। इनको खाने वाला कोई नहीं रहता है। केंद्रक भी इसमें नहीं पाया जाता है। और रुधिराणुओं का 95% भाग बनाती हैं। ये जो रुधिराणु होते हैं, है ना, ये पूरे रुधिराणुओं का 95% भाग ही, अगर ये 100 किलो हो पूरे, तो उसमें से 95 किलो रुधिराणु, ये लाल रक्त कणिकाएं ही होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं। और एक बात ध्यान रखना कि लाइसोसोम होता है, नहीं होता है इसके अंदर। इसलिए जब ये डब्ल्यूबीसी यानी आरबीसी जब मर जाती हैं तो इनको खाने के लिए कोई नहीं रहता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है पता है? इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में। अरे भाई, जब जैसे कोई मर गया, उसको खाने के लिए कोई नहीं, तो उसको दफनाया जाएगा ना। तो कहाँ दफनाया जाएगा? कोई स्थान। हाँ, तो इनको कहाँ दफनाया जाता है? प्लीहा में। अच्छा, केंद्रक होता नहीं रुधिराणुओं का ये 95% भाग, यानी पूरे ये तीनों जो रुधिराणु है, इसमें से सबसे ज्यादा 95% यही होता है। फिर देखो एक बात और ध्यान से देखो कि ब्लड यानी रक्त में क्या होती है? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्सल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है ना। यानी सबसे पहले खून, है ना, रक्त में भी लाल रक्त कणिकाएं, फिर लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं ताकत के लिए कोई दवा दे दीजिए, कोई सिरप दे दीजिए, तो डॉक्टर कहता है आपको आयरन की सिरप दे रहे हैं, दे रहा नहीं है? तो वही है, जब आयरन बढ़ जाता है, जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तब आयरन भी बढ़ जाएगा। तभी तो डॉक्टर आयरन की कमी होती है कहते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है। तो खून की कमी नहीं होती है, वास्तव में वो आयरन की कमी होती है। जब आयरन बढ़ता है तब ब्लड भी बढ़ जाएगा ना। अच्छा, जब आयरन की कमी होती है तब कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है? आदमी सूख के बिल्कुल छुहारा हो जाता है ना, हड्डी निकल आती है, ऐसे चलता है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, एक बात और है कि आरबीसी की कमी अगर हमारे शरीर में होगी तो हमारा शरीर जो है वो बहुत बिल्कुल आलसी टाइप हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, मन नहीं करेगा, पढ़ने के लिए हम बिल्कुल राजी नहीं होंगे। ये किसकी कमी से होता है? आरबीसी। यानी जो फुर्तीलापन आता है शरीर में, वो किसके कारण आता है? आरबीसी के कारण। अगर आरबीसी शरीर में कम है, आरबीसी की संख्या, तो हमारे शरीर का फुर्तीलापन खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं ल्यूकोसाइट के ऊपर। ल्यूकोसाइट मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं पर इनकी संख्या 10,000 होती है। सबसे कम इन्हीं की संख्या होती है ना। सबसे कम अगर कणिकाओं में से
रक्त कणिकाएं जो है उनमें से अगर पूछा जाए सबसे कम संख्या किसकी होती है? हाँ, 10,000 होती है इनकी संख्या। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। ये कितने दिन जीवित रहती थी? और ये सिर्फ 3 से 4 दिन ही जीवित रहती हैं। और इनका आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार की हो सकती है। और ये कैसी होती थी? गोल। अच्छा, केंद्रक इसमें पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इनका काम क्या है? ये रोगों से रक्षा करने का कार्य करती है। कौन? WBC जो है वो रोगों से रक्षा करने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं। फिर ये 3 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिम्फोसाइट, दूसरी होती है मोनोसाइट और एंटीबॉडी। होती तो कई प्रकार की है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? हाँ, मुख्य वही हम लिखवा दिए हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एंटीबॉडी। नहीं, होती कई प्रकार की है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट यानी डिम्बाणुओं पर। डिम्बाणुओं को विज्ञान की भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 2 लाख होती है। इनका जीवन काल 7 दिन होता है। ये उत्तल लेंस के समान होती है। आकार इनका कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखे हैं आप लोग? यानी बीच में मोटा, किनारों पर पतला। तो ये उत्तल लेंस की तरह होती है ना। उसके बाद केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। WBC नहीं, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर इनका काम क्या है कि शक्ति प्रदान करती है। प्लेटलेट जो है वो शक्ति प्रदान करती है। अगर हमारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, है ना, और तुरंत थक जाते हैं। अगर प्लेटलेट की कमी है तो किसी काम को करेंगे भी तो तुरंत थक जाएंगे। तो शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट। फिर थक्का बनाने में सहायक। थक्का बनाने में सहायता किस प्रकार करता है? देखो, जैसे कहीं घाव हो गया है, कट गए हैं हम, रक्त निकल रहा है, तो ये जो दोनों है ये वहां पहुंचते तो है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पहुंच तो जाते हैं वहां, लेकिन जब ये नहीं काम कर पाते हैं तो ये जो प्लेटलेट हैं, डिम्बाणु, ये आकर के उस घाव में जहां हम कटे होते हैं वहां पर फंस जाते हैं। अच्छा, कभी नाली वाली में पानी बहता है, आप लोगों ने देखा है, तो ज्यादा जब बह जाता है तो अगर हम मिट्टी रख के उसको बांधने लगते हैं तो बंधता है। अच्छा, थोड़ी कहीं से झाड़ी वाड़ी रख के उसके बाद बांधने लगते हैं तब तो वही ये आकर के जो डिम्बाणु है ये आकर के वही घाव पे क्या होते हैं? फंस जाते हैं। और उसके बाद ये अपना काम जल्दी से कर देते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और इसकी कमी से डेंगू रोग हो जाता है। किसकी कमी से? जब डेंगू रोग होता है किसी को तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। प्लेटलेट की कमी में कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग हो जाता है। समझ में आया? ये रक्त से संबंधित मुख्य बातें थी। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना। इसलिए आप लोग इसको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल विधिवत इसका अध्ययन करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रक्त का, और सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, कई बार बता चुके हैं। और कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास समाप्त की जाए? यस सर। ठीक है, जय हिंद।